नमस्कार, राम राम, हेलो, हाय एंड वेलकम टू लेट्स टॉक विद नंदिता जी मिश्रा। मेरे आज के गेस्ट हैं रविंदर पंचोली सर और उनके साथ में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत सारी बातें जिसमें संभल भी है, राहुल गांधी भी है, प्रियंका गांधी भी है, अखिलेश यादव भी है, राम गोपाल यादव भी है और इंडिया अलायंस भी है और टूल किट भी है। बहुत सारी बातें। तो आप वीडियो को छोड़कर कहीं भी मत जाइएगा और फास्ट फॉरवर्ड करके तो बिल्कुल भी मत देखिएगा क्योंकि बहुत सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और कुछ लोगों के कुछ उधेड़ने भी वाले हैं हम लोग। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय श्री राम, जय भारत। जय श्री राम, जय भारत। सर, आज के अभी थोड़ी देर पहले न्यूज में था कि राहुल गांधी को संभल जाने की चुल उठ गई थी और वो एलओपी हैं और उनको कायदे से तो पार्लियामेंट में होना चाहिए था। और उनकी जो बहन है प्रियंका गांधी, उनका बड़ा रोना धोना था कि मेरे पास कोई पोस्ट नहीं है, मेरे को भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, मेरी पेंशन नहीं आएगी और मैं बिना पेंशन के ही यहाँ से चली जाऊंगी। तो बड़ा दुख था, मगर वो भी उनके साथ में आज संभल जाने के लिए पहुंच गए, लेकिन उनको संभल नहीं एंटर करने दिया गया था। इसके बारे में हम पहले बात करेंगे, उसके बाद फिर आगे अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, संभल में 10 दिसंबर तक धारा 64 लगी हुई है। हाँ, किसी के आने जाने पर पाबंदी है। समाजवादी पार्टी ने भी ये कोशिश की थी, उनको भी नहीं जाने दिया गया किसी नेता को। और राहुल गांधी को अगर इतना है तो पार्लियामेंट में वो अडानी अडानी के बजाय संभल का क्वेश्चन पूछते। पार्लियामेंट में तो सीधा सीधा अडानी अडानी अडानी, इसके अलावा उनके पास कोई है ही नहीं बोलने को। एक वो किताब रख ली है, अब उसमें तो पता लगा कि वो ब्लैंक है, संविधान का लेके जो घूमते हैं। किसी ने पोल खोल दी कैमरामैन ने कि ये तो ब्लैंक है, ब्लैंक पेजेस में। बीजेपी आईटी सेल ने खोली है, अमित मालवीय जी ने हाँ, खोली है। नहीं तो अमित तो ये मालवीय को किसी पत्रकार ने ही बताई होगी, घर पे भेजी हाँ नहीं, बताया होगा हाँ किसी ने। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल और एकदम। दूसरा, तो ये प्रियंका गांधी का ये स्टेटमेंट कि एलओपी एक संवैधानिक पद है, तो दोनों भाई बहन से बढ़ के मूर्ख हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ है। एलओपी कोई संवैधानिक पद नहीं है, ऐसा कहीं संविधान में प्रोविजन नहीं है कि एलओपी कोई संवैधानिक पद है। तो सबसे पहले उनको अपने आप को करेक्शन करना चाहिए, पहले थोड़ा संविधान पढ़ लें, फिर संविधान बचाने की और देश बचाने की बात करें। कल आपने सुना होगा केसरी केसरी वेणुगोपाल बड़ा पढ़ के सुना रहे थे बुक से, और फिर निशिकांत दुबे ने उनका जो जवाब दिया था तो उनको कांटों से खूनने गजब वाली था, स्थिति हो गई थी। गजब था। जो सेकंड लाइन पढ़ी थी कि ये भी लिखा हुआ है कि आप देश के अगेंस्ट में नहीं बोलेंगे बाहर जाकर के, और ये क्या करता है, जो फिंगर पॉइंट आउट करके उन्होंने बोला, तो वो तो मतलब जबरदस्त था निशिकांत दुबे का। अच्छा सर, मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगी कि प्रियंका गांधी जो बहुत ज्यादा ललायत थी कि उनको भी कोई पोस्ट मिलना चाहिए, तो कल जब एक फोटो खींच रही थी जहाँ पे देखा था कि पार्लियामेंट के बाहर में, तो उसमें राहुल गांधी तो फर्स्ट उसमें थे, रो में खड़े हुए थे अडानी के अगेंस्ट में, लेकिन प्रियंका गांधी को पीछे करके रखा हुआ था। आई थिंक वो फोर्थ उसमें थी, तो उसका दिल नहीं टूटा होगा। देखिए, राहुल गांधी चाहते नहीं थे कि प्रियंका पॉलिटिक्स में आए। हालांकि उनको मतलब ये था कि शायद प्रियंका गांधी उनको ओवरटेक कर ले, तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि मूर्खता में वो भी उनसे कम तो नहीं है। दोनों बिल्कुल मतलब पप्पू के वो कहते हैं ना कि पूत पे पूत और घोड़ी पे घोड़ा, पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो इनके पिताजी भी जो हाँ 89 में जब चुनाव हारे थे, तो तब उन्होंने हाँ कहते हैं, आपने ये जो ईवीएम का रोना रोते हैं, तब वो मत पत्रों का रोना रोते थे कि बीजेपी को पहले 8% वोट आए थे और 2 सीटें आई थी, और अभी 12% वोट आए हैं और 86 सीटें कैसे आ गई, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। तो ये चुनाव में हारने के बाद उन्होंने क्या, इनका पूरा पुराना स्यापा रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता आ रहा है। वो तो बात हो गई। दूसरा, प्रियंका गांधी को ये कतई नहीं चाहते हैं कि ये लाइमलाइट में। और प्रियंका गांधी को अभी तक रोके रखने के पीछे सोनिया गांधी का पुत्र मोह ही था। पर इस बार करेक्ट। प्रेशर टैक्टिक अपनाई है रॉबर्ट वाड्रा ने, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा के अल्टीमेटली है तो घर के भेदी, तो उनके पास कुछ ना कुछ ऐसे रहस्य है कि झक मार के इनको वायनाड से प्रियंका गांधी को लड़वाना पड़ा।
नहीं तो इनकी इच्छा थी कि ये रायबरेली की सीट है वो खाली कर दे और वायनाड से जमे रहे, तो रायबरेली में प्रियंका को बीजेपी और ये मिलकर निपटा देंगे। पर प्रियंका भी होशियार थी, ने कहा नहीं, लड़ूंगी तो वायनाड से। तो वायनाड से जीत के तो आ गई है, पर लाइमलाइट में इनको आने नहीं देंगे। तो एक बात आप मान के चलिए कि कांग्रेस में एक तरह से दो गुट बनने की तैयारी है। एक प्रियंका का गुट रहेगा और एक रहेगा राहुल गांधी का। राहुल गांधी का गुट वो है जो जेएनयू से जो सारे लेफ्टिस्ट आए और भर्ती हो गए हैं, जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल, इस तरह के पागल लोग जिनको ग्रास रूट लेवल पे क्या चल रहा है वो पता ही नहीं है। ऐसे रूम में बैठ के खाली बकवास करते हैं और ग्रास रूट लेवल पर क्या है, सच्चाई क्या है, इनको कुछ नहीं पता। और दूसरे एक वो लोग हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसे जो छोड़ के गए हैं, एक नंबर के चम्मच प्रियंका गांधी के। उसमें के कुछ लोग हैं, उनको लगता है कि ये इसकी माँ इंदिरा गांधी जैसी है, तो पब्लिक को इसमें इंदिरा गांधी दिखेगी और ये शायद कांग्रेस का उद्धार कर दे। तो वो भी बहुत बार आजमा लिया, यूपी में आजमा के देख लिया। आपका 14 के उसमें नहीं, 17 के चुनाव में आपने देख लिया इनको, वहां सर कुछ एक नहीं कर पाई थी। जी बिल्कुल, कांग्रेस एक नैरेटिव हमेशा सेट करने की कोशिश करती है अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए। अभी नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्योंकि टॉपिक जो हम लोगों ने चूज किए हैं, तो डाल डाल में पात पात और संभल तो बहाना है, वोट बैंक बचाना है। ये लड़ाई सीधी जो है वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में हो रही है। मगर संभल पे आने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर इंडिया अलायंस में ये क्या हो रहा है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की पार्टी ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है अडानी के मुद्दे को लेकर के पार्लियामेंट में, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर जब जाते हैं तो वहां पे राहुल गांधी में और इसमें अखिलेश यादव में कंपटीशन चल रहा है संभल के। उससे पहले आप मुझे ये प्लीज बताइए कि इंडिया अलायंस में आखिर ये दो फाड़ क्यों हो रहा है? दो फाड़ या कितने फाड़ हो रहे हैं पता नहीं, अब तो खत्म ही हो रही है मुझे लगता है इंडिया अलायंस अब। देखिए, टीएमसी के का जो है पहले दिन से सीधा सीधा क्लियर स्टैंड रहा है कि वो राहुल गांधी को नेता लायक मानती नहीं है। ममता बनर्जी राहुल गांधी को फूटी आंख नहीं सुहाती, वरना ममता गांधी राहुल गांधी को पसंद करती है। आपने अभी बीच में एक वीडियो आया था, देखा होगा, ममता गांधी निकली थी तो बड़े सबको नमस्कार करते हुए, नहीं, राहुल गांधी निकले थे तो सबको नमस्कार करते हुए गए थे। ममता बनर्जी की तरफ उन्होंने देखा तक नहीं, वो सीधे निकल गए। वो ममता बनर्जी ने अपने संसद सदस्यों को साफ कहा है कि अडानी का मुद्दा ना उठा ले, अडानी के मुद्दे पे डिस्टर्ब ना करें संसद को, आप जनता से जुड़े मुद्दों को उठाइए। अभी आप देखिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ममता में थोड़ा परिवर्तन आया है। अब उसको कहीं डर लगने लगा है कि 240 सीटें भले ही आई हो, पर मोदी पहले से ज्यादा कठोर, ज्यादा रूथलेस होने वाले हैं। ये कहीं से उनको मैसेज मिला है। तभी जो बांग्लादेश के मामले में उन्होंने कहा कि हम केंद्र का जो निर्णय होगा उसमें साथ में हैं। अब वो कह रहे हैं कि यूएनओ में उठाना चाहिए इसका मामला बांग्लादेश का। तो आपको एकदम चेंज ऑफ माइंड नहीं लग रहा? 360 डिग्री पे एकदम उन्होंने पलटा खा लिया है। तो यहाँ तो टीएमसी की बात हो गई। रही उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में चूंकि अखिलेश की पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित है, और 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश को उम्मीद है कि इस बार हम जीत जाएं, शायद ये इनके प्रकार है। और जीतना किसके दम पे? मुस्लिम वोटों के दम पे। और इसलिए वो संभल संभल करके कि भाई मुसलमानों के साथ, और उन्होंने घोषणा भी कर दी कि 5.5 लाख रुपए हम बच्चों को देंगे। ये सारी घोषणाएं उन्होंने की, तो राहुल गांधी को लगा कि महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटों के चलते हमारी हार हो गई, मुसलमानों ने पूरा साथ नहीं दिया। तो उसको सा एक पूरा पेन इंडिया मैसेज देने के लिए वो कि देखिए मैं भी पीछे नहीं हूँ, मैं भी संभल जा रहा था पर गवर्नमेंट ने मुझे रोक दिया। भाई आप एलओपी हो, आपको पता है कि धारा 64 लगी हुई, किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। बीजेपी का कोई नेता वहां जा नहीं रहा है, प्रशासन स्थिति संभाल रहा है। आज जाके वहां क्यों और आग लगाना चाहते हैं? अब वो बोल के गए कि मैं 6 दिसंबर को फिर से आऊंगा। 6 दिसंबर आपको याद है कि किस लिए रखी है उन्होंने डेट?
किस लिए? बाबरी मस्जिद कब ढाई गई? ओ, आग लगाने के लिए। इस बहाने फिर से कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया की वो सारी बातें बकवास करने वाले हैं। तो 6 दिसंबर मुसलमानों को आज भी टीस उठती है कहीं ना कहीं उनके मन में कि 6 दिसंबर को ये बाबरी मस्जिद, मतलब हम लोग वो बाबरी मस्जिद बोलते हैं, हम तो राम मंदिर बोलते हैं कि बिल्कुल। जो ढांचा था मस्जिद का वो ढा दिया गया था। तो 6 दिसंबर की तारीख इसलिए चुनी, जबकि 10 तारीख तक किसी को जाना अलाउ नहीं है। और संभल के बहाने अखिलेश को फुटेज ज्यादा मिल रहा था टीवी चैनलों पर और मीडिया में। राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आ रहे, तो वो फोटो आप कोई छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर ऐसा ही था तो जब बहराइच में राम गोपाल मिश्रा का मर्डर हुआ था, हम्म। तब ना तो अखिलेश गए, ना राहुल हम्म। गांधी गए, क्योंकि वो उनके वोट बैंक के हिसाब से उनको सूट नहीं करता था। अगर वो चले जाते तो उनका वोट बैंक उनसे छिटक जाता। तो ये प्योरली वोट बैंक की राजनीति चल रही है, दोनों में कंपटीशन चल रहा है। वही तू डाल डाल में पाँच पाँच। अखिलेश जहां जाते हैं वहां भी ये चलने की कोशिश करते हैं। तो ये कंपटीशन हम्म। चलेगा 2027 तक। और इंडिया अलायंस तो अभी आप मान के चलेंगे, इस संसद सत्र के बाद कितने दल बसते हैं वो कह नहीं सकते हैं। शरद पवार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दो टूटने वाले हैं, एक कल फडणवीस से मिलके आया है और एक आज अजीत पवार से मिला है। इनसाइड न्यूज। और इनसाइड न्यूज। और उनके कोई विधायक भी संपर्क में है। अच्छा। हाँ, तो इंडिया अलायंस ऑसम। तो मतलब अब खेल खत्म हाँ, समझ लीजिए। सही बात है। मैं अब थोड़ा सा संभल के बारे में बात करूंगी सर आपसे। अ, कुछ ऐसे लोग हैं जो या तो डर के मारे मुसलमान हो गए, तलवार के डर से, या जिस भी डर से हम बोले मुसलमान हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिना डर के अपने आप ही हिंदू नाम होते हुए भी अपने आप को मुसलमान ही दिखाने की एक कवायद उनकी शुरू हो गई है। जैसे मैं अखिलेश यादव की बात करती हूँ, तो अखिलेश यादव ने मेरे ख्याल से कहीं पे क्लियरली बोला है कि वो पूजा पाठ में विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते और उनको कोई दर्द नहीं होता है, कोई दुख नहीं होता है। जैसे अभी आपने बहराइच में बताया कि राम गोपाल मिश्रा की डेथ बताई आपने, वहां पे एक बार भी ये नहीं गए थे। आज की डेट में, आज मैंने अभी न्यूज देखी है कि एक शैलेश यादव करके एक बच्चा था, 14-15 साल का बच्चा था, सिर्फ एक मुस्लिम लड़की से बात करने की वजह से उसको बीहेड कर दिया गया, उसका सर जो है वो तन से जुदा कर दिया गया। उसके लिए अखिलेश यादव के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला है और ये न्यूज में भी नहीं आया, ना वो बोलेंगे, एक्सपेक्टेड भी नहीं है। उसके बाद में अखिलेश यादव, जहां पे मैंने बोला कि वो खुद एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड अब मुस्लिम वो बनते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईस्टर्न यूपी की अगर हम बात करें, वेस्टर्न यूपी की हम बात करते हैं, वहां पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर तो जो किया है वो किया, यादव पर भी किया है। लेकिन उन यादवों के लिए कभी भी अखिलेश यादव खड़े नहीं हुए, ना उन्होंने आवाज उठाई, जबकि वो उनके अपने सरनेम वाले ही लोग थे। तो मुसलमानों को लेकर इतना ज्यादा प्रेम है उनको, और संभल में भी जो हो रहा है उसके लिए भी एक नया अलग वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, और जिसमें वो ये कहते हैं कि भाईचारे को गोली मारने के लिए काम किया गया है। ये ऐसा कौन सा भाईचारा है और एग्जैक्टली संभल है क्या? इतना सारा, मतलब देखिए उसको एक एपी सेंटर बना दिया गया है। भाईचारा तो ये है कि भाई लोग वो है, चारा हम लोग हैं हिंदू, हम लोगों को अच्छे बिल्कुल। से काट के वो खा रहे हैं। असल में हो क्या गया है, पॉलिटिक्स आजकल की ये हो गया है कि आप स्ट्रीट पावर दिखाएं। और हिंदू इतना डरपोक है कि वो स्ट्रीट पावर दिखाने से घबराता है। अब थोड़ा थोड़ा कुछ लोगों ने उनको जागृत करना शुरू किया है। आप छुट पुट वीडियो देखते होंगे जहां किसी हिंदू लड़की को छेड़ा तो सारा मोहल्ला इकट्ठा होकर मुस्लिम के घर पहुंच गया, उसका दरवाजे खुलवा के उसकी पिटाई करी है लड़की ने, लोगों ने घेर के हाँ। मारा है। अब तो ये जो है ये चलेगा जनवरी तक, जब तक ट्रंप की शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो जाता है। मतलब ये ये भी ट्रम्प बहुत की जी जी शपथ से ये सब ये भी। जी सब जियो पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है पूरा। हाँ, हाँ।
मतलब ये वहां हमारा से जो सोरोस की लोकल तरफ इशू। से है कि हाँ, हाँ हाँ। लोकल इश्यूज में आप देखिए सोरोस के सप्लाई फंडिंग कर रहा है, हम्म चाइना क्यों फंडिंग कर हम्म रहा है, एनआरकी फैल है, ये किसान आंदोलन ये फर्जी फिर से खड़ा हो रहा है, ये क्या हम्म है? हम्म ये भी एनआरकी क्रिएट करने के लिए है। हम्म थोड़ा मैं सरकार के ढीलेपन पे नाराज हूँ कि सरकार को ऐसे ढीलेपन से काम नहीं लेना चाहिए। राकेश हम्म टिकैत और ये दो कौड़ी के मौलाना जो बकवास करते हैं, इनको पकड़ के हम्म सीधा सीधा अंदर करके इनकी तशरीफ सुझा के इनको घर पहुंचाना चाहिए, ताकि ये किसी लायक ना रहे। भाई आप इनको सीधा सीधा अंदर करिए, एनआईए के सुपुर्द करिए। उस संबल की हिस्ट्री ये है कि संबल का जो जिसको तथाकथित मस्जिद ये बोलते हैं, हरिहर मंदिर रहा है। हम लोगों के यहाँ ये कहा जाता है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि कलयुग में जो कल्कि अवतार होगा वो संभल में होगा। किसी ब्राह्मण के घर में उनका जन्म होगा और वो कल्कि अवतार संभल में होंगे। तो ये हरिहर मंदिर जो है वो उसी से रिलेटेड है। 1920 में ये एएसआई को सौंपा गया था अंग्रेजों के जमाने में। 1950 में शफीकुर रहमान बर्क जो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे समाजवादी, उन्होंने वहां से एएसआई के लोगों को भगा के जबरन कब्जा किया है। और ये जो इंतजाम मस्जिद कमेटी है जो इनकी, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि एएसआई की प्रॉपर्टी पे कोई क्लेम नहीं कर सकता है। हम्म एक आपने पढ़ा नहीं होगा, 1977 या 8 में संभल में भयानक दंगे हुए थे इसी बात को लेकर। और हम्म उसमें 25 लोग मरे थे, 25 में से 23 हिंदू थे। उस जमाने में संभल में 20% हिंदू थे, जो अब घट के शायद 12% के आसपास रह गए हैं। और मस्जिद के सामने की मतलब हरिहर मंदिर के सामने की तरफ हिंदू लोग रहते हैं और पीछे की साइड पूरा मुस्लिम एरिया है। अब वहां के हिंदू डर के मारे कुछ बोलते नहीं है, पर अब उनके भी मुंह खुलने लगे हैं। वो बताने लगे कि हमारे दादा जाते थे वहां, जल चढ़ाने जाते थे, परिक्रमा करते थे। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का इन्होंने जो कोटिंग कर दी है सारी, जो हमारा हिंदुओं के देवी देवताओं के मंदिर में जिस तरह की कलाकृतियां होती है, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस से पूरा ढक के कवर किया। उसमें एक कुआं भी था, उस कुएं को भी इन लोगों ने बंद कर रखा है। एक मस्जिद में अंदर रूम है जिसमें ताला लगा हुआ है, कहते हैं वहीं पर हरि और हर, हरि मतलब विष्णु जी, हर मतलब महादेव। तो हरि हर मंदिर मतलब महादेव का और विष्णु जी का दोनों का आइडल वहां पर होगा, मूर्ति होगी निश्चित तौर पे। तो वो जो हम्म कमरे में ताला लगा हुआ है, वहां किसी को जाने की परमिशन ये लोग देते नहीं। जैसे मंगला गौरी की पूजा मुलायम सिंह के जमाने में बंद की गई थी, ऐसे ही 78 के बाद से यहाँ पे ये सारा खेल पूरा हुआ है। और कोर्ट में इनको कहा था कि आप सबूत दिखाइए, तो ये सबूत क्या दिखाएंगे? एएसआई की प्रॉपर्टी है, आप इस पे क्लेम कर ही नहीं सकते। जैसे अभी बनारस का एक वो कौन से कॉलेज पे क्लेम कर रहे थे कि पूरी जमीन हमारी हम्म है। आज फिर वो सेंट्रल वक्फ बोर्ड का उनका क्लेरिफिकेशन आया कि नहीं, वो 2021 में ही वो फैसला हो गया था और उस पर हमारा कोई राइट नहीं है। ये तो मतलब ये हो गया है कि मेरा घर है, कल से आके बोल देंगे कि ये घर मेरा है, ये वक्त की प्रॉपर्टी। हम्म तो ये पूरा खेल करेक्ट। इसीलिए चल रहा है। और सीधा सीधा ये है कि दो राष्ट्रवादी बड़े नेता ना मिल पाए, उसके पहले अगर मोदी को डिसलॉन्च किया जा सके, मोदी हम्म मोदी के शासन में इतनी एनआरकी हो जाए, लोग सड़कों पर दिखने लगे, मारकाट मच जाए, वो मोदी हटाओ के नारे लगना शुरू हो जाए। ये बहुत प्लानिंग के अंतर्गत हो रहा है। जैसे ट्रंप ने कह दिया है कि जितने शरणार्थी आए हैं उनको मैं निकाल के बाहर करूंगा, वो अभी से अपनी तैयारी कर ले। वही हिसाब हमारे हम्म यहाँ चल रहा है, पर हमारे यहाँ चूंकि मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है और जयचंदों की पूरी भरमार है, तो वो मुश्किल आ रही है। मेरा तो कहना है कि जैसे साउथ कोरिया में कल मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया, तो हमारे यहाँ भी इमरजेंसी डिक्लेयर करके ये जितने आंदोलन जीवी है इन सबको परमानेंटली बंदी बना के घर छोड़ दिया जाए, कि अब अपने घर के बाहर आप निकल ना पाए। जितने राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उनको अंदर कर दिया जाए, और कोई सुनवाई नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कुछ नहीं। तो बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट जो कार्यपालिका के
कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने की निरंतर कोशिश कर रहा है, उस पर भी रोक लगाना बहुत जरूरी है। करेक्ट सर। संभल में जो दंगा फसाद हुआ था, इट वाज नॉट बिटवीन टू रिलीजन्स। जो हुआ था वहां पे तो जो तुर्की और पठान थे उनकी आपस की लड़ाई हुई थी, जिसमें कि 5 लोगों की जान गई है। मोर ओवर ये जो लड़ाई थी, इट वाज बिटवीन द पुलिस एंड द मुस्लिम्स ओवर देयर। फिर भी इसको जो हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है, देखिए क्योंकि एक्चुअली एक मंदिर में इन्वॉल्व है वहां। हाँ, मंदिर है वो तो अपनी जगह है। आपने देखा पहले सर्वे जो हुआ था वो 19 नवंबर को हुआ था, तब तो हम्म शांतिपूर्वक सर्वे हो गया था। जब हम्म चुनाव परिणाम आए 23 को, तो ये हम्म समाजवादी पार्टी 7 सीटें हार चुकी थी उत्तर प्रदेश में। हम्म और जब ये 24 को सर्वे करने गए तब ये दंगा हुआ। तो सीधा सीधा समाजवादी पार्टी का इसमें हाथ है, एनआरकी हम्म क्रिएट करना है। किसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है कि किसी ना किसी बहाने ये खींच उतारनी है। तो ये पूरा समाजवादी पार्टी का प्लान किया हुआ वो है मॉडल संभल का, किसी और का कोई दोष नहीं है। वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे ऑलरेडी पुलिस ने आरोप लगाया है, उनके हम्म खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। हम्म वो उनके पिता कितना खतरनाक बोलते थे वो आप सामने सबने देखा है। हम्म पिता नहीं दादा, मतलब जो ये तो पोता है, दा- दर्द का पोता हाँ है। पोता है। हाँ पोता है ये तो। मतलब जो कुंदरकी की जो हार है, उससे अखिलेश यादव इतना ज्यादा वो हो गए, क्योंकि एक तरीके से वोटों के जरिए जनता ने आईना दिखा दिया है। तो इतना डर हो गया है कि मेरे हाथ से अगर मुसलमान वोट निकल जाएगा तो मैं तो कहीं का रहूंगा नहीं। तो उसके लिए एनआरकी फैलाई जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये सिर्फ वोटों की राजनीति के चलते है। मुस्लिम वोट हम्म इनके पक्ष में कंसोलिडेट हो जाए, ये खेल सारा उसी का हम्म है। और इसीलिए कि कहीं पूरा का पूरा अखिलेश बटोर के ना ले जाए, इसलिए आज राहुल गांधी ने ये ड्रामा किया है। तो ये ड्रामा चलेगा, ये पूरे दिसंबर तक चलेगा, जनवरी तक चलेगा। अभी आप देखिए बहुत मतलब सारे आप आंदोलन, फर्जी हम्म आंदोलन, सड़कों पे उतरने की तैयारी, दुनिया भर के ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट आएंगे लोगों को कि लोग भड़क भड़क के सड़कों पे आ जाएं। तो मेरा व्यूअर्स से यही कहना है कि थोड़ा पेशेंस रखें, सड़कों पे उतरे, सामने वाला उतरे और आपको अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करें तो आप डरे ना। वो 10 उतरते आप 100 उतरे, हम्म हम 120 करोड़ है, कोई चिंता की बात नहीं है। 60 करोड़ मर भी गए तो भारत देश बचा रहेगा और हिंदू धर्म बचा रहेगा। सही बात है। अपने लिए नहीं, अपने आगे की जनरेशन के लिए हमको सोचना जरूरी है। हाँ, और जिसको कहते हैं ना कि आगे निकल करके फोर फ्रंट पे आकर के अगर लड़ने की बात आए तो हमारी जनरेशन को पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों की और हमारे बच्चों के बच्चों की पूरी जिंदगी इज एट स्टेक। सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, सारा का सारा एक टूल किट का हिस्सा है। तो आपको बहुत वेल रेड है, आप बहुत एक्सपीरियंस भी है आपको पॉलिटिक्स में लेकर के। इस टूल किट को आप किस हद तक जाते हुए आप देख रहे हैं? देखिए अभी तक जितनी टीम किट आई है एक भी हम्म सक्सेसफुल नहीं रही है। हम्म वो हिंडनबर्ग से लेके तो किसान आंदोलन और पता नहीं क्या क्या, सबके सब फेल हम्म हुए। अभी तो टूल किट हम्म बहुत सारी आएगी और निश्चित तौर पर अराजकता फैलाने के हिसाब से आएगी। दो समुदाय में आमने सामने भिड़न तो उसकी पूरी कोशिश होगी। तो हम्म मेरा ये कहना है कि हिंदू जैसे 2002 में गुजरात में सड़कों पर उतर आए थे और वो जो दहशत हम्म, गुजरात में आज तक है, अगर ज्यादा होता तो एक बार फिर से अपनी ताकत दिखा दें। बिल्कुल। तो अगले 10-20 साल मतलब 25 साल शांति से जिएंगे। बाबा बागेश्वर को बाहर क्यों निकलना पड़ रहा है हम लोगों को एक करने के लिए? मुझे तो बड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि आखिर। अच्छा, एक चीज और है सर, ये जो सेक्युलर वाले जो बैठे हुए ना, जो मुस्लिम्स का साथ देते हैं या मुस्लिम्स के लिए सपोर्ट पे खड़े हो जाते हैं, अगर कभी कुछ होता है ना, सबसे पहले यही लोग कटेंगे। बिल्कुल। मतलब आप, ये मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है कि जो कटने वालों में से ना, सबसे पहले यही लोग कटेंगे जो बहुत ज्यादा सेक्युलर बन रहे हैं। क्योंकि हम तो जग गए हैं, हमें तो समझ में आ गया, तो हम तो वी कैन टेक अ स्टैंड फॉर आवरसेल्व्स, मगर ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे।
अब देखिए थोड़ा इन सा लोगों का काम, जी एक कहावत है कि आग लगा बीबी जमा लो दूर खड़ी, एक कहावत है ना, तो ये लोग वही काम करते हैं। मरता बिल्कुल। गरीब है, ओवैसी हम्म, के खानदान का कोई नहीं मरता है, ओवैसी कोई के नहीं। खानदान का कोई मदरसे में पढ़ने नहीं जाता है। और वैसे मतलब अखिलेश के बच्चे यहाँ हिंदुस्तान में नहीं पढ़ रहे हैं। अखिलेश का बेटा मेरे बेटे के साथ में पढ़ा हुआ है सर। और उस समय भी मतलब मैं बता रही हूँ आपको कि जलवा हुआ तो करता था उस समय, जब मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जब सीएम हुआ करते थे। बाहर फील्ड के बाहर हेलीकॉप्टर खड़ा रहता था, और हाँ, बेटा खिड़की से बाहर देखकर कहता था वो मेरे पापा का हेलीकॉप्टर है। इन लोगों तो में मेरे क्या बेटे के सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इतना घर कर गया है कि ये लोग ये स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि जनता ने इन लोगों को ठुकरा दिया है। इनको लगता है हम तो राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं, दूसरा बिल्कुल कोई सर, कैसे बिल्कुल। राज कर सकता है। इनकी अपनी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, और एक कुछ आपने अपने दिमाग में इनको घर करके बैठ गया कि हम शहंशाह हैं, तो वो शहंशाह, उनके बच्चे शहंशाह, तो वो चीज आती है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा बड़ी अच्छी न्यूज एक है महाराष्ट्र को भी लेकर के। फाइनली जो है महाराष्ट्र में भी सीएम जो है वो अनाउंस हो गए हैं, देवेंद्र फडणवीस। तो वहां पे महाराष्ट्र में क्या हो रहा है थोड़ा सा, वो और शिंदे का जो दुख है, जो दर्द है भी या नहीं भी है, और उनका जो ड्रामा, थोड़ा सा उसके ऊपर भी सर बात कर लेते हैं। सॉरी। देखिए लास्ट हाँ जी, वीक कोई मैंने बात। आपको हम ठोक के बोला था कि हम्म, देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने बार बार क्वेश्चन पूछा था और मैंने हर बार ये कहा था कि नथिंग डूइंग, हाँ देवेंद्र हाँ, फडणवीस ही बनेंगे। बिल्कुल याद ये है मुझे। मीडिया भले ही कुछ चलाता रहे, मेन स्ट्रीम मीडिया के ये हो गया वो हो गया, हम्म, देवेंद्र फडणवीस का कैंप बिल्कुल निश्चित था कि भाई बनना तो देवा भाऊ को ही है, तो देवा भाऊ तो बन गए। अब हम्म, शिंदे ने जो किया है वो बहुत हल्कापन दिखाया है। हाँ, शिंदे ये भूल गए कि हम्म, देवेंद्र फडणवीस 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उप मुख्यमंत्री का पद पार्टी के लिए और प्रदेश के हित के लिए उन्होंने छोड़ा था। हम्म, शिंदे को ये मुगालता हो गया कि ये जो जीत हुई है मेरे कारण हुई है। 51 सीटें और 132 सीटों का उनको फर्क समझ में नहीं आ रहा। और होता क्या है, आसपास जो वो कोठरी बन जाती है चमचों की, वो थोड़ा हम्म, ज्यादा फूंक मारने की कोशिश करती है। शिंदे पहले गुड बुक्स में थे, अब शिंदे की और फडणवीस की पहले भी नहीं पड़ती थी। अब आप देखिएगा कि शिंदे के गुट में तोड़फोड़ शुरू करेंगे देवेंद्र फडणवीस, और शिंदे को डिप्टी सीएम बन जरूर गए हैं पर उनके हाथ पांव बंधे रहेंगे। अल्टीमेटली मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है, उप बिल्कुल। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री होता है। मतलब वैसे समाजैंगिक तौर पे देखा जाए तो कोई उप मुख्यमंत्री की पोस्ट होती नहीं। कुछ नहीं है, ये एक झुंझुना है सिर्फ जो पकड़ा दिया जाता है। बहलाने के लिए। हाँ, क्या आप लास्ट देखते टाइम भी बजाते रहो। हम लोगों ने यही कहा था ना, देवेंद्र फडणवीस कोई झुंझुना नहीं है। और यहाँ पे हाँ, फिर वही बात आती है कि डेप्यूटी सीएम भी कोई झुंझुने की बल्कि पोस्ट है। इन्होंने प्रेशर डाला था शिंदे में कि हम्म, इनको होम मिनिस्ट्री मिल जाए, बिल्कुल हाँ, साफ मना कर दिया गया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इनको नहीं मिलने वाली है। और ये जो चाहते हैं वो डिपार्टमेंट नहीं मिलेंगे, ये भूल जाते हैं 2014 में, हम्म, अभी तो 132 सीटें हैं, 2014 में शिवसेना के साथ इनका कोलेब्रेशन था। शिवसेना ने बहुत मतलब उद्धव शिवसेना ने, उस समय तो एक ही थी उद्धव वाली, पूरी कोशिश करी थी कि उनको डिप्टी सीएम का पद मिल जाए। ऊपर से दिल्ली से साफ मना कर दिया कि नथिंग डूइंग, इनके मनपसंद मंत्रालय मिल जाए। वहां से ऊपर से साफ आया तो कोई नहीं, रहना है तो ये है, नहीं तो साला भाड़ में जाए सरकार, हम बना लेंगे। राइट, राइट। आज की स्थिति में देखिए सबसे मेच्योर बिहेवियर किसी ने किया है तो अजीत पवार ने। अजीत पवार ने एक तरह से मैसेज दे दिया कि यार आप जिसको अपना दोस्त समझ रहे थे देखो वो कैसा निकला, और आप मुझे कमजोर समझ रहे थे, मैं तो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा था। तो अजीत पवार बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, और शिंदे ने जो बचपना दिखाया है, अपना मार्च कम कर लिया उनकी पार्टी में ही थोड़ा बहुत उनके खिलाफ खुशबुश शुरू हो चुकी है। देवेंद्र फडणवीस तो निर्बंध राज करने वाले हैं 5 साल में।
उनको ये है कि 2029 का जो चुनाव होगा वो हमें अपने दम पे जीतना है, ये बैसाखियां नहीं चाहिए। हालांकि बैसाखी की कोई बात नहीं है, ये चाहे तो अभी हाल इतनी तोड़फोड़ मचा दे के कितना चाहिए इनको, 288 245 चाहिए, 145 सॉरी, आराम से मिल जाएंगे वो तेरह तो। तेरह विधायक तो अमित शाह तो पूरी की पूरी सरकार पलटा देते थे, तो ये 13 विधायक किस खेत की मूली है। सर ये जो डेवलपमेंट हुआ है कि शिंदे को इतना ज्यादा भाव दिया गया है, ये मतलब मुझे लगता है कि एक मैच्योरिटी तो है ही है भाजपा की, लेकिन साथ में एक बड़ा दिल भी है। और ये एक परसेप्शन लोगों को बताना कि हम दोस्त हैं और दोस्तों को हम छोड़ते नहीं है, चाहे वो दोस्त हमारे साथ कितना भी दगा कर दे। इज इट सो? नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। हम्म। भाजपा शुरू में ये मैसेज नहीं देना चाहती है कि देखिए महायुति में अभी मतलब शुरुआत होते ही जूतों में दाल बटने लगी है। अभी 6 महीने तक कुछ नहीं होगा, जो खेल होगा वो 6 महीने के बाद होगा। आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के जितने सहयोगी रहे सब उसमें समाहित हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र हो गई है, सारी नदियां आके उसमें समा जाती है। सही बात। भाई आप और इंडिया सीपी सिंह का उदाहरण देख लिए, जो जेडीयू के मंत्री थे केंद्र में, वो वहीं के वहीं बैठे बैठे पाला पलट लिया था उन्होंने। ये सब तो बीजेपी बहुत ठंडा करके खाते हैं ये लोग। शिंदे ने जितनी अकड़ दिखाई है वो पूरी अकड़ निकाल दी जाएगी उनकी। बिल्कुल, क्योंकि एक बार जो पंगा ले लिया ना तो उसके बाद में उनका करियर मुझे लगता है कि अब होगा नहीं। और अपने बेटे के लिए इतना ज्यादा एडमेंसी उन्होंने दिखाई थी कि मेरे बेटे को डेप्यूटी सीएम बना दिया जाए। जयेश नाम है, शायद जयेश शिंदे नाम है। तो वो भी एक बहुत बड़ी श्रीकांत इमेच्योरिटी थी शिंदे की। श्रीकांत श्रीकांत, शिंदे श्रीकांत श्रीकांत, शिंदे हाँ श्रीकांत, हाँ श्रीकांत। तो वो भी एक बहुत इमेच्योर उनकी डिमांड थी जो उन्होंने रखा था सीजन्ड पॉलिटिशियन अमित शाह जी के सामने और मोदी जी के सामने। देखिए इसी बात को लेके वो शिवसेना उद्धव से अलग हुए थे कि आप आदित्य ठाकरे को आगे प्रमोट कर रहे हैं। वही गलती आप फिर यहाँ पर दोहरा रहे हो। इसका मतलब आपके खाने के बात और है और दिखाने के और है। करेक्ट। आपने वही खेल जो खेला, जो उद्धव के खिलाफ आप खड़े हुए थे कि ये उसको आदित्य को आगे बढ़ा रहे हैं, और फडणवीस को ये पूरी खबर थी कि मुख्यमंत्री के पास जितनी फाइलें जाती है वो श्रीकांत शिंदे भी चेक करते हैं। फडणवीस बहुत चिढ़ते थे, पर पब्लिकली उन्होंने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया, ये अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया कि भाई ऐसी कोई बात है। फडणवीस शिंदे से बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं। मराठा नेता की जहां तक बात है तो इनके पास एक ऑलरेडी अजीत पवार के रूप में मराठा नेता मौजूद है। जो विश्लेषक कहते हैं कि वो मराठा नेताओं में अलग होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मराठा आरक्षण आंदोलन चला था, तो ये जो उदय सामंत थे, इनके राइट हैंड शिंदे के, उन्हीं ने पूरा आंदोलन चलवाया था। ये फडणवीस को बहुत अच्छे से पता है। उदय सामंत के इशारे पे खड़ा हुआ था मराठा आरक्षण आंदोलन। शिंदे ने अपने नंबर बढ़ाने के लिए किए थे, पर कुछ हुआ गया नहीं और मामला खत्म हो गया। तो वो गठान बांध कर फडणवीस ने रखा हुआ है। देखिए इतिहास में एक बहुत बड़े मराठी चाणक्य हुए हैं, नाना फडणवीस। आपने नाम सुना होगा। हाँ सुना है। तो वो महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाते थे। तो ये उसी परिवार से है फडणवीस। तो ये कैसे निपटाएंगे अब आप आगे अगले 6 महीने के बाद देखिए कि क्या खेल होता है हमारा। खेल तो सर सब जगह हो रहा है। संभल में खेल हो रहा है, इंडिया अलायंस में खेल हो रहा है, पार्लियामेंट में खेल हो रहा है, सड़क पर खेल हो रहा है, और महाराष्ट्र में भी खेल हो रहा है। और देखते हैं कि आगे खेल, जैसे आपने बताया कि अभी ट्रंप के आने तक तो खेल बहुत अलग अलग रूप में आएगा हमारे सामने, कहीं अच्छा भी होगा कहीं बुरा भी होगा। बट पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में जोकर्स भी हैं और पॉलिटिक्स में सीजन पॉलिटिशियंस भी हैं, जिनको चाणक्य भी बोला जाता है। और थैंक यू सो मच सर। इतना अच्छा हम लोग शुरू किया था हम लोगों ने संभल के ऊपर, जो कि डिसाइडेड था कि हम लोग संभल पे और बात करेंगे, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जो टिश टैश जो इन दोनों के बीच में चल रहा है उस पे, मगर इतनी अच्छी न्यूज थी आज, तो मैंने कहा आज मैं थोड़ा सा महाराष्ट्र पर भी आपसे मैं बात कर लेती हूँ।
मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर हम आते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। तो हमारी मेहनत के लिए एक थम्स अप बनता है और लाइक भी बनता है, शेयर भी बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय भारत। जय श्री राम, जय भारत, भारत माता की जय।